जोहू परिवार। चरण और अन्य लोग विक्रम की बारात के साथ जोहू परिवार के पास गए। आज जोहू परिवार को असाधारण रूप से उत्सवपूर्ण और खूबसूरती से सजाया गया था। कई रिश्तेदार और दोस्त शादी में शामिल होने आए थे और आंगन गतिविधि से गुलजार था। दुल्हन को लेने के बाद सबसे पहले शादी की रस्म हुई। सभी की मौजूदगी में विक्रम और झांग जिनिंग ने शादी की रस्म पूरी की। अभी भी सुबह थी, इसलिए चरण और अन्य लोग विक्रम के साथ मेहमानों का मनोरंजन करने गए, जबकि डू त्यानतियान और लियू कुई कुई झांग जिनिंग के साथ बातचीत करने के लिए दुल्हन के कमरे में गए। दोपहर 12 बजे शादी का भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। सभी लोग एक साथ बैठकर खुशी खुशी व्यंजन खा रहे थे और शादी की शराब पी रहे थे। दोपहर 2:30 बजे शादी का भोज समाप्त हुआ। चरण और शरद सबसे आखिर में जाने वालों में से थे। विक्रम और झांग जिनिंग ने सभी को बाहर तक छोड़ा और आंगन के गेट पर कुछ देर बातें करने और हंसने के बाद सभी चले गए। जब चरण और डू त्यानतियान घर लौटे तो लगभग 4 बज चुके थे। सुबह जल्दी उठने के कारण डू त्यानतियान अब थकी हुई और नींद से भरी हुई थी, इसलिए चरण ने उसे गोद में लिया और वे झपकी लेने के लिए बिस्तर पर चले गए। दंपति नींद से जागे और शाम हो चुकी थी। चूंकि दोपहर का भोज काफी चिकना था, इसलिए उन्होंने रात के खाने में कुछ हल्का और सुपाच्य खाया। रात के खाने के बाद जब चरण डू त्यानतियान के साथ आंगन में टहलने जा रहा था तो मुख्य हॉल में लगे टेलीफोन की घंटी बजी। चरण ने डू त्यानतियान को घर के अंदर आने में मदद की और फोन उठाया। कॉल वेन लिजुन का था। उसने चरण और डू त्यानतियान को बताया कि वह कुछ दिनों में प्रसव के लिए डू त्यानतियान के साथ जियांग शहर आएगी। डू त्यानतियान पहले से ही 8 महीने की गर्भवती थी और वेन लिजुन सचमुच चिंतित थी। उसके आने की खबर सुनकर डू त्यानतियान बहुत खुश हुई। माँ और बेटी ने फोन रखने से पहले कुछ देर बातें की। चारण ने डू त्यानतियान को बैठने में मदद की और उसके लिए एक गिलास पानी डाला। वेन लिजुन के साथ इतनी देर तक बातें करने के बाद डू त्यानतियान को प्यास लगी और उसने चाय के कप से कुछ घूंट लिए। पत्नी, हम फुयुआन चले जाएं तो कैसा रहेगा? चारण ने डू त्यानतियान की राय पूछी। वेन लिजुन आ रही थी और छोटा आंगन भी बड़ा नहीं होगा, इसलिए फुयुआन चले जाना ही बेहतर होगा। फुयुआन की दुर्गंध और फॉर्मेल्डिहाइड बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। इसके अलावा वहां का वातावरण सुंदर था, हरे भरे पेड़ और मनमोहक दृश्य थे। वहां रहने से मन भी अच्छा हो जाता। नौकरों की पूरी टीम के साथ जीवन और भी सुविधाजनक हो जाता। जब डू त्यानतियान ने चारण को उससे पूछते सुना तो उसने झट से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दंपति ने इस पर चर्चा की, पंचांग देखा और कल ही जाने का फैसला किया। दरअसल फुयुआन में सब कुछ पहले से ही तैयार था, बस कुछ निजी सामान ले जाना था। अगले दिन एक व्यस्त दिन के बाद चरण ने अपनी अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को व्यवस्थित किया और डू त्यानतियान के साथ फुयुआन चले गए। उन्होंने गृह प्रवेश भोज में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया। शरद और विक्रम अपने परिवारों के साथ आए और पूरा सुपरिवार, जिसमें उनके नाना नानी, 3 मामा और 3 मौसी शामिल थे, सभी उन्हें बधाई देने आए। बाकी लोगों में चरण के मातहत, डू त्यानतियान के मातहत और कुछ व्यापारिक साझेदार शामिल थे। ली लीकुन और जोहू हैंग भी व्यक्तिगत रूप से चरण को उसके गृह प्रवेश की बधाई देने आए थे। जोहू हैंग ने कृतज्ञता से चरण की ओर देखा। राष्ट्रपति किन, मेरी मदद के लिए लोगों का इंतजाम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुआंग शहर के मामले अब ठीक से निपट गए हैं। हमारा विरोध करने वालों के पीछे का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है और पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। ये सब आपकी बदौलत है। लू हुई लोगों को वहां ले गया, गुप्त रूप से निगरानी रखी और जल्दी से गुंडों के उस समूह को घेर लिया। बस थोड़ी सी जबरदस्ती से उन गुंडों ने सच सच कबूल कर लिया। ये हुआंग शहर का एक स्थानीय मशीनरी कारखाना था जिसके पास काफ़ी ताकत थी, जो अपना कारोबार छीनने को तैयार नहीं था और लीकुन मशीनरी की शाखा कारखाने को भगाने के लिए ऐसे ही छलकपट भरे तरीके अपनाना चाहता था। दुर्भाग्य से न केवल वे अंततः असफल रहे और उनके प्रभारी को जेल भेज दिया गया, बल्कि उस मशीनरी कारखाने को भी लीकुन मशीनरी ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बार लीकुन मशीनरी की शाखा फैक्ट्री ने वास्तव में हुआंग शहर में एक मजबूत पैर जमा लिया था और किसी ने भी उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, आपकी मदद करना अपनी मदद करने के समान है। आखिरकार मैं भी लीकुन मशीनरी का एक शेयरधारक हूं, है ना? हाँ, राष्ट्रपति किन सही कह रहे हैं। जोहू हैंग और ली लीकुन दोनों हंसे। चरण ने कुछ क्षणों के लिए उनके साथ बातचीत की, फिर दूसरों का मनोरंजन करने चला गया। आज फुयुआन में एक भोज का आयोजन किया गया था जिसमें मेहमानों के लिए कुल 6 टेबल थे। फुयुआन के रसोई बटलर वांग द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए थे, उच्च वेतन पर नियुक्त किए गए थे और उत्कृष्ट रसोई थे जो 8 प्रमुख व्यंजनों में कुशल थे। फुयुआन में कई नौकर भी थे, इसलिए जल्दबाजी में की गई तैयारियों के बावजूद कोई भी अनुचितता नहीं हुई। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, चरण। तुमने सच में कम ही लोगों को दिखाया और फिर सबको चौंका दिया।
मनोहर ने बहुत पहले ही सुन लिया था कि चरण एक नया घर बनवा रहा है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नए घर की बात चरण कर रहा था वह इतना खूबसूरत चीनी बगीचा होगा। ये बगीचा मेरे तियांगे ने खुद डिज़ाइन किया है, शरत ने बगल से गर्व से कहा। हमारा छोटा सा तियान कमाल का है, उसकी दादी ने गर्व से कहा। यह आर्किटेक्ट ही कमाल का है, वरना मेरे पास सिर्फ विचार ही होते और मैं उन्हें लागू नहीं कर पाता। चरण की आंखों में लियू होंगलिन के लिए सम्मान झलक रहा था। लियू होंगलिन एक सच्चे उस्ताद कारीगर थे। उन्होंने चरण को यह फूलवान बनाने में बहुत मेहनत की थी। मैं भी ऐसा ही एक बगीचा बनाना चाहता हूँ। शरत की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी और उन्होंने चरण से विनती की, तियान जी, क्या आप मुझे भी एक डिज़ाइन करने में मदद कर सकते हैं? और मैं। विक्रम भी जल्दी से बोला, तियान जी, कैसा रहेगा अगर शरत और मैं आपके पड़ोसी बन जाएं? हम भी ज़मीन खरीदेंगे और यहाँ एक बगीचा बनाएंगे। चूंकि उनके दो अच्छे भाई बोल चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से चरण मना नहीं करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ज़रूर, आप दोनों पहले ज़मीन खरीद लें और फिर मैं इलाके के अनुसार आपके लिए इसे डिज़ाइन करूँगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद तियान जी, यह अद्भुत है। शरत और विक्रम बहुत खुश हुए और जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। लोग पैसा सिर्फ उसका आनंद लेने के लिए कमाते हैं, है ना? उनकी बातचीत सुनकर आसपास के सभी लोग ईर्ष्या से भर गए। उन्हें चरण के वर्तमान जीवन से ईर्ष्या हुई और साथ ही शरत, विक्रम और चरण के बीच भाईचारे से भी। चरण ने कुछ देर तक दौरे का नेतृत्व किया, लेकिन डूतियानतियान के स्वास्थ्य को देखते हुए और उसे ज्यादा थकाने से बचाने के लिए उसने शरत और विक्रम को दूसरों के साथ आंगन का दौरा जारी रखने दिया। दूसरी ओर वह, डूतियानतियान, लियू कुई और झांग जिनिंग मंडप में बैठे सुनहरी मछली के तालाब में काप को निहार रहे थे और कोई को खाना खिला रहे थे। सुनहरी मछली के तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। तल पर चिकने गोल कंकड़ और कुछ जलीय पौधे थे। सजावटी मछलियों के झुंड इधर उधर तैर रहे थे और जैसे ही खाना छिड़का जाता वे एक समूह में इकट्ठा हो जाती। तालाब के किनारे वीपिंग विलो के पेड़ लगाए गए थे और किनारे पर प्राचीन पत्थर की रेलिंग लगी हुई थी, जिससे एक सुंदर और मनोरम दृश्य बन रहा था। समूह ने मंडप में मछलियों को खाना खिलाया और बातें की, जबकि नौकर नाश्ता और चाय लाए थे, जिससे माहौल बहुत सुहाना हो गया। शाम को चरण और डूतियानतियान ने सभी को विदा करने से पहले रात के खाने पर आमंत्रित किया। सभी के जाने के बाद युगल स्नान करने के लिए बाथरूम गए और आराम करने के लिए बेडरूम में लौट आए। मुख्य बेडरूम विशाल था, जिसमें एक वॉक इन कोठरी, एक बाथरूम और एक शौचालय था। मुलायम बड़े बिस्तर पर लेटे हुए चरण को देख रहे थे। बिस्तर के पर्दे नीचे करते ही डूतियानतियान की आंखें चमक उठीं। पतिदेव, मैं थोड़ा उत्तेजित हूँ। मुझे डर है कि आज रात मुझे अनिद्रा हो जाएगी। चरण ने उसके लाल हुए चेहरे को देखा। उसका बदन धीरे से हिल रहा था और उसकी आवाज़ भारी थी। चूंकि तुम्हें अभी नींद नहीं आई है, तो चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। आह, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। सौम्या के शब्द चरण के होठों को चूमते ही बीच में ही रुक गए। उसका चुंबन अविश्वसनीय रूप से कोमल था, जिससे सौम्या अनजाने में ही उसमें डूब गई। जब उसकी सांसें थोड़ी असमान हुईं, तो चरण ने समय रहते उसे छोड़ दिया। सौम्या उसकी छाती से टिक गई। उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। उसके दोनों कोमल हाथ उसकी छाती पर टिके हुए थे। चरण की आंखों में एक मुस्कान आ गई। तुमने अभी कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, क्या तुम्हें इतनी जल्दी डर लग गया? सौम्या के गाल लाल हो गए और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करूंगी, वरना मैं फिर आधी रात तक सो नहीं पाऊंगी। क्योंकि हाल ही में दोनों के बीच कोई अंतरंग संबंध नहीं रहा था, सौम्या दूसरे तरीकों से चरण की मदद कर रही थी। लेकिन ये बहुत थका देने वाला था। अगर वह चरण को उकसाती तो तकलीफ और थकान का सामना उसे ही करना पड़ता। तो थोड़ा डरपोक होने में क्या बुराई है? चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चरण ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सौम्या की कमर बांध दी। मुझे पता है तुम आज बहुत थकी हुई हो बीवी, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सौम्या उसकी बाहों में झुक गई। उसे बहुत सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि नए घर में जाने के पहले दिन उसे नींद नहीं आएगी और उसे अनिद्रा की समस्या होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चरण की बाहों में लेटते ही वह गहरी नींद में सो गई। वह पूरी रात असाधारण रूप से गहरी नींद सोई। अगले दिन जब सौम्या ने आंखें खोली तो उसकी नज़र चरण की चमकदार निगाहों से मिली। पति, सुप्रभात। सौम्या ने सक्रियता से झुककर चरण के होठों को चूम लिया। चरण ने अपनी बाहों को कस लिया। उसकी आंखों में शुद्ध प्रेम भरा हुआ था जब वह सौम्या को देख रहा था। बीवी, अब तुम्हें अच्छी तरह आराम मिल गया होगा, है ना? वह सौम्या के कान के पास झुका। उसकी आवाज़ भारी और मोहक थी। सौम्या के कान पर पड़ती गर्म सांसों ने उसके शरीर को शिथिल कर दिया। मम। जब तक दोनों उठे और नहाए, सुबह के लगभग 9 बज चुके थे। हालांकि फूर हुई आंगन में वे मालिक और मालकिन थे और उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। वे जब तक चाहे सो सकते थे।
जब नौकरों ने उन्हें उठते देखा तो वे जल्दी से नाश्ता ले आए। नाश्ता बहुत भरपूर था, प्रत्येक व्यंजन के हिस्से बड़े नहीं थे, लेकिन विविधता व्यापक थी। चरण ने सौम्या के साथ नाश्ता खत्म करने के बाद दंपति अपने अपने काम में लग गए। सौम्या ने फैशन ड्रेस और अधोवस्त्र शैलियों को डिज़ाइन किया, जबकि चरण ने कार डिज़ाइन बनाना जारी रखा। डोनफेंग समूह के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चरण ने पहले ही कई कार डिज़ाइन ब्लूप्रिंट भेज दिए थे। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि डोनफेंग समूह के पास एक साथ कई कार मॉडल बनाने की पर्याप्त क्षमता थी। दोपहर तक व्यस्त रहने के बाद चरण ने लू हुई को ट्रेन स्टेशन से वेन लिजुन को लेने के लिए व्यवस्था की। दोपहर में वह सौम्या के साथ झपकी लेने गया और जागने के बाद उसने चित्र बनाना जारी रखा। शाम को 5 बजे के कुछ देर बाद वेन लिजुन पहुंची। चरण और सौम्या उसका अभिवादन करने के लिए उठे। ये बगीचा वाकई बहुत खूबसूरत है। चरण, तुमने उस समय वाकई गलत इंसान नहीं चुना, मास्टर लियू वाकई कुशल हैं। चरण मुस्कुराया और उसकी बातों पर सिर हिलाया। हाँ, असर तो वाकई बहुत अच्छा है। वह और सौम्या वेन लिजुन को मुख्य आंगन के बैठक कक्ष में ले गए, जहां एक नौकर ने सभी को चाय परोसी। ये देखकर कि बगीचे में और भी नौकर आ गए हैं, वेन लिजुन ने संतोष से सिर हिलाया। घर में कई लोग आ गए हैं, इसलिए तुम और सौम्या भविष्य में ज्यादा आराम कर पाओगे। आम परिवारों में तो लोग इस बात पर भी बहस करते हैं कि कौन खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा, घर का काम करेगा और बच्चों की देखभाल करेगा, लेकिन अमीर परिवारों में ये कोई मुद्दा नहीं होता। आखिरकार पैसा बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हाँ, फुरुई आंगन बड़ा है और इसे संभालने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। सौम्या के बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की देखभाल में किसी की मदद से हम दोनों ज्यादा आराम से रह पाएंगे, चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। वह और सौम्या वेन लिजुन के साथ कुछ देर बातें करते रहे, फिर बटलर वांग आ गए। सर, मैडम, डिनर तैयार है। अच्छा, चरण ने सिर हिलाया और वेन लिजुन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। माँ, सौम्या, चलो पहले डिनर पर चलते हैं, खाने के बाद बातें कर सकते हैं। ठीक है, वेन लिजुन ने खुशी से सिर हिलाया। वेन लिजुन के आने की जानकारी होने के कारण डिनर बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया था और कई व्यंजन ऐसे थे जिन्हें वेन लिजुन खाना पसंद करते थे। अपनी बेटी और दामाद की विचारशीलता को महसूस करके वेन लिजुन और भी खुश हो गईं। रात के खाने के बाद सौम्या और चरण वेन लिजुन के साथ बगीचे में टहलने गए। बगीचे के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए समूह टहलता रहा और बातें करता रहा। आने से पहले मैंने बीजिंग में सारे काम निपटा लिए थे ताकि मैं कुछ समय के लिए सौम्या के साथ निश्चिंत होकर रह सकूं। उन्होंने इस बार तब तक रुकने की योजना बनाई जब तक उनकी बेटी का प्रसवकाल पूरा नहीं हो जाता और फिर वे चली जाती। सौम्या की ये पहली गर्भावस्था थी और युवा जोड़े को इसका कोई अनुभव नहीं था और चरण की मां का भी जल्दी निधन हो गया था। अगर उनकी देखभाल के लिए कोई बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता। शुक्रिया, मां। सौम्या ने वेन लिजुन का हाथ थाम लिया, उसका चेहरा भावुक हो गया। हालांकि वह 20 साल से ज्यादा समय से बेघर थी, लेकिन जब से वह अपने परिवार से मिली है, उन्होंने उसकी बहुत अच्छी देखभाल और ध्यान दिया है, जिसने पारिवारिक स्नेह की उसकी दिली तड़प को पूरा किया है। इतने सारे लोगों द्वारा उसकी देखभाल और प्यार पाकर वह सचमुच बहुत खुश महसूस कर रही थी। समूह अंधेरा होने तक चला, फिर चरण और सौम्या ने व्यक्तिगत रूप से वेन लिजुन के रहने के लिए एक आंगन की व्यवस्था की और उसे फुरुई आंगन के बगल में लांशियांग आंगन में रहने दिया। लांशियांग आंगन ऑर्किड से भरा था, जो इस मौसम में पूरी तरह से खिले हुए थे और आंगन में हल्की फूलों की खुशबू फैल रही थी। वेन लिजुन को यह आंगन विशेष रूप से पसंद आया। देर हो रही है, माँ, आपको जल्दी आराम करना चाहिए। मैं कल आपके साथ बगीचे में अच्छी सैर के लिए चलूंगी, सौम्या ने वेन लिजुन से कहा। मम, आपको और चरण को भी जल्दी सो जाना चाहिए। सौम्या अब अपने अंतिम महीनों में है, देर तक जागने से बचने की कोशिश करें। वेन लिजुन ने सौम्या को याद दिलाया और उसे और चरण को जाते हुए देखा। अगले कुछ दिनों तक वेन लिजुन के सौम्या के साथ रहने लगभग एक हफ्ते बाद आधे महीने तक लगातार बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। इन कुछ दिनों में खेतों में सभी फसलें काट लेना सबसे अच्छा होगा। ये पहला साल था जब हार्वेस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा था और चरण का आम लोगों से पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं था। शुल्क बहुत कम थे, जो मुश्किल से डीजल का खर्च और कृषि यंत्र चलाने वालों की मजदूरी को पूरा कर पाते थे। हुआंगान काउंटी के एक खेत में चरण ने लोगों से फसल काटने का भी प्रबंध किया। खेत में गेहूं की नई किस्में थीं जिन्हें उसने विकसित किया था, जिनकी पैदावार ज्यादा थी और इन्हें बीजों के लिए भंडारित करने की जरूरत थी। किन परिवार के गांव में चरण ने किनदाजी को कटाई करने वालों का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा ताकि गांव वाले जल्दी से अपना अनाज काट सकें। इस साल कटाई करने वालों का शुल्क वास्तव में बहुत कम था, लेकिन फिर भी कुछ गांव वाले ऐसे थे जो मशीनों पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। इन गांव वालों के लिए चरण ने किनदाजी से कहा कि वह उनकी परवाह न करे। सभी को बताया गया था कि लगातार बारिश का अनुमान है, फिर भी वे बिना किसी जल्दबाजी के रहे, किसी ने उनसे निपटने की जहमत नहीं उठाई।
कुछ लोग हमेशा अपनी विशिष्टता का दिखावा करते हैं। छोटा सा हफ्ता जल्दी बीत गया। ठीक उसके पिछले जन्म की तरह एक हफ्ते तक साफ मौसम के बाद तेज बारिश तय समय पर आ गई। ज्यादातर लोगों ने इन कुछ दिनों में ही अपना गेहूं काट लिया था, उसे सुखा लिया था और अब उसे अनाज के गोलों में भर दिया था। हालांकि कुछ परिवार जो हार्वेस्टर किराए पर लेने को तैयार नहीं थे, उनके खेतों में अभी भी गेहूं की कटाई नहीं हुई थी और जो हिस्सा उन्होंने काटा था उसकी अभी तक थ्रेसिंग या सुखाने का काम नहीं हुआ था। इस वजह से कुछ लोगों के गेहूं में बाद में फफूंद लग गई और अंकुरन हो गया, जिससे उस मौसम में उनकी फसल आधी रह गई। तब तक रोने धोने और शिकायत करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हाल ही में बादल छाए रहे और बारिश हुई, इसलिए चरण बाहर नहीं गया और दूतियानतियान के साथ घर पर ही रहा। हर दिन वह अपनी पत्नी और सास के साथ खाता पीता था। इसके अलावा वह ब्लूप्रिंट बनाता, कॉस्मेटिक और स्किन केयर फॉर्मूले लिखता और उपन्यासों की प्रतिलिपियां लिखता। चरण के पास अब काफ़ी ड्राफ्ट जमा हो गए थे। आखिरकार दूतियानतियान जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी और प्रसव काल से गुजर रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। चरण से डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट और मुख्य निर्माण तकनीक प्राप्त करने के बाद डोंगफेंग समूह ने उन वाहन मॉडलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया था। गुआंग शहर में ही फेंगशी और जियांग लिंग्यू ने येरेंडेली केमिकल शाखा कारखाने का निर्माण भी शुरू कर दिया था। चरण द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मूले और गुआंग शहर में उनके संबंधों के साथ येरेंडेली केमिकल निश्चित रूप से गुआंग शहर के बाजार पर जल्द ही कब्जा कर लेगा। आखिरकार आधे महीने की बारिश के बाद आसमान साफ हो गया। किंदाजी ने व्यंग्य से भरे स्वर में चरण को पुकारा, टियांगे, तुमने देखा नहीं, कुछ लोग जिद करके उस समय हार्वेस्टर इस्तेमाल करने से मना कर देते थे, वो चंद युआन खर्च करने को तैयार नहीं थे। अब उनका अनाज खेतों में सड़ रहा है और वे रो रहे हैं कि किस्मत कितनी बेवफा है और हमें मशीनों से कटाई करने में मदद न करने का दोष दे रहे हैं। ये वाकई बेतुका है। कुछ समय पहले किंदाजी ने हर गांव के गांव वालों को पूरी जानकारी दी थी कि जल्द ही लगातार बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और कुछ पैसे खर्च करने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि अब उनकी फसल बहुत कम हो गई, लगभग आधी। अच्छी बातों से किसी अभिशप्त भूत को मनाना मुश्किल होता है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। चरण ने कहा, दाजी, तुमने हाल ही में बहुत मेहनत की है। अपना बोनस लेने के लिए बाद में मेरे पास आना। किंदाजी हमेशा उसके लिए पूरे मन और लगन से काम करता था और चरण उसे काफ़ी उपयोगी पाता था, इसलिए वह उसके साथ कंजूसी नहीं करता था। शुक्रिया, टियांगे। किंदाजी का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा जब उसने सुना कि चरण उसे इनाम देने वाला है। उसने तरबूज के खेत की स्थिति चरण को बताए। अनुमान है कि लगभग 20 दिन बाद खेत में तरबूज बिक्री के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल तरबूज की पैदावार अच्छी लग रही है। ये सुनकर चरण ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, इस पर कड़ी नज़र रखना। हाँ, टियांगे। किंदाजी से बात खत्म करने के बाद चरण अपने हाथ पैर फैलाने के लिए उठा। बटलर वांग ने दरवाज़ा खटखटाया और अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए उन्हें बताया, सर, मिस्टर जियांग और मिस्टर जो आ गए हैं। मैंने उन्हें लिविंग रूम में आपका इंतज़ार करने को कहा है। शरत और विक्रम आ गए। नए घर बनाने की उनकी इच्छा को याद करते हुए चरण ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। ज़रूर इसी बात के लिए होगा। दरअसल जब चरण लिविंग रूम में गया तो उसने शरत और विक्रम को इसका जिक्र करते सुना। टियांगे, शियाओ ये और मैंने फुयुआन के पास एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा है। क्या आप हमें उसे डिज़ाइन करने में मदद कर सकते हैं? शरत ने हुआंगान काउंटी का नक्शा चरण को दिया और विक्रम और उसने जो ज़मीन के 2 प्लॉट खरीदे थे उन्हें चिन्हित करके उसे दिखाया। उसे देखकर चरण हंसे बिना नहीं रह सका। वाह, आप और ये क्रमशः मेरे सामने और मेरे बाईं ओर रहेंगे। भविष्य में हमारे परिवार पड़ोसी बनेंगे। ही, बिल्कुल। शरत अपना सिर खुजाए बिना हंसा। विक्रम भी उत्साहित था। भाइयों के बीच अच्छे संबंध थे और दूतियानतियान, लियुकुई और झांग जिनिंग भी आपस में घुल मिल गए थे। भविष्य में सभी के लिए पास पास रहना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइन कर दूंगा। चरण के यूजियान बुक स्टोर में अनगिनत घरों के डिज़ाइन थे, इसलिए शरत और विक्रम के लिए 2 उपयुक्त डिज़ाइन ढूंढना आसान था। धन्यवाद, टियांगे। शरत और विक्रम ने तुरंत आभार व्यक्त किया। चरण ने हाथ हिलाया। हम सब भाई हैं, विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। डोंगजी, कार फैक्ट्री में हाल कैसा है? टियानशिंग एस एक हमेशा से एक लोकप्रिय मॉडल रहा है। हमने अपने पैमाने का विस्तार किया और उत्पादन लाइनें जोड़ी, जिससे उत्पादन का दबाव कम हुआ। शरत ने सच्चाई से कहा। उत्पादन लाइनों का विस्तार जारी रखें। मैं नए कार मॉडल जोड़ना चाहता हूँ। चरण ने अपने होंठ टेढ़े किए और मुस्कुराते हुए कहा, टियानशिंग एस 2 मॉडल भी लॉन्च होना चाहिए। शरत और विक्रम दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरान और खुश हुए। टियांगे, तुम वाकई कमाल हो। पैसा कमाने के लिए स्वाभाविक रूप से सक्रिय होना जरूरी है। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा।
तियानशिन गैस 2। तियानशिन गैस 1 पर आधारित था, जिसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए थे। इसके कॉन्फ़िगरेशन, रूप रंग में थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे और कुछ तकनीकी मापदंडों ने इसे एक नए मॉडल में बदल दिया। लेकिन इससे ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प मिल सकते हैं। ओह ठीक है तियांगे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, विक्रम ने कहा। चेंगदू स्थित रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री ने हमसे संपर्क किया और कहा कि वे हमारी तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर बिजली के उपकरणों का उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री। चारण ने एक पल सोचा, फिर उसे याद आया कि इस रेडियो फैक्ट्री ने कुछ साल पहले आइलैंड नेशन की माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक औद्योगिक साझेदारी स्थापित की थी और एक रंगीन टेलीविज़न उत्पादन लाइन शुरू की थी। देश में इस कंपनी की मौजूदा ताकत बहुत मजबूत मानी जाती थी। देश में इसकी एक खासी प्रतिष्ठा थी। चारण को उम्मीद नहीं थी कि रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री उन्हें खोजेगी, जबकि चेंगदू जियांग शहर से इतनी दूर था। थोड़ा सोचने के बाद चारण ने कहा, अपनी फैक्ट्री से किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो फैसले ले सके। मैं सहयोग करने या न करने का फैसला लेने से पहले उनसे बात करूंगा। चारण के साथ सहयोग संभव था, लेकिन पहले उन्हें आइलैंड नेशन से संबंध तोड़ने थे। ठीक है तियांगे, मैं उनसे बाद में संपर्क करूंगा। विक्रम ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। कई लोगों के अपना काम खत्म करने के बाद शाम हो गई और चरण ने शरद और विक्रम को फुयुआन में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि दोनों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनकी पत्नियां घर पर उनका इंतजार कर रही हैं और वे किसी और दिन अपनी पत्नियों को मुफ्त में खाना खाने के लिए लाएंगे। चरण स्वाभाविक रूप से ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वे दोनों परिवार प्रधान व्यक्ति थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने रिश्तों के प्रति वफादार और जिम्मेदार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्तों की शादियां सामंजस्यपूर्ण और सुचारू होंगी, बिना किसी परेशानी के। अगले दिन विक्रम ने चरण को ये बताने के लिए फ़ोन किया कि रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री के मालिक सुयोंग कियांग चरण के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जियांग शहर आने के लिए सहमत हो गए हैं। चरण ने एक मुलाकात का समय तय किया और सुयोंग कियांग से कहा कि जब वह पहुंचे तो सीधे फुयुआन आ जाए। चेंगदू जियांग शहर से बहुत दूर था, इसलिए सुयोंग कियांग तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। तो चारण और वेनलिजुन पहले डू तियानतियान के साथ उसकी प्रसव पूर्व जांच के लिए गए। डू तियानतियान लगभग 9 महीने की गर्भवती थी और उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था, जिससे चारण काफी चिंतित हो गया, क्योंकि उसने खुद भी अपने पेट के नीचे तकिया रखकर ऐसा करने की कोशिश की थी और पेट के बहुत ज्यादा फूलने के कारण उसे अपने पैरों का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा था। गर्भवती महिलाएं अपने पैरों के नीचे का रास्ता नहीं देख पाती, इसलिए अब चाहे डू तियानतियान कहीं भी जाए, चरण उसका साथ देगा। एक पति होने के नाते वह डू तियानतियान की गर्भावस्था की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसकी व्यापक, सावधानीपूर्वक और विचारशील देखभाल कर सकता था, जिससे उसकी शारीरिक परेशानी और मानसिक तनाव कम हो सके। हर रात वह डू तियानतियान के पेट पर जैतून का तेल लगाना याद रखता ताकि खिंचाव के निशान न पड़ें। वह डू तियानतियान की पिंडली और टखने की मांसपेशियों की मालिश करना याद रखता था। गर्भावस्था के अंतिम चरण में उसने डू तियानतियान की तमाम कठिनाइयों को देखा। वह ठीक से सो नहीं पाती थी, पैरों में ऐंठन रहती थी, जल्दी भूख लग जाती थी और थकान से ग्रस्त रहती थी। अब न केवल डू तियानतियान बच्चे को जन्म देने के लिए उत्सुक थी, बल्कि चरण भी घबराया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। भ्रूण बहुत स्वस्थ है और उसकी स्थिति सही है। भ्रूण का सिर पहले ही कुछ नीचे आ चुका है। अब आपको बस आराम करने, उचित व्यायाम करने और प्रसव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर ने डू तियानतियान, चरण और वेनलिजुन से कहा, नियत तिथि 20 जुलाई के आसपास है। उस समय पूरा ध्यान रखना, एक बार जब आपको नियमित संकुचन होने लगे, आपका पानी टूट जाए या आपको खून दिखाई दे, तो आप प्रसव के लिए जल्द से जल्द काउंटी अस्पताल आ सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद निदेशक जो। चरण ने डॉक्टर से स्थिति को समझने के बाद उसे धन्यवाद दिया और डू तियानतियान को डॉक्टर के कार्यालय से बाहर निकलने में मदद की। वेनलिजुन उन दोनों के पीछे पीछे चला। उनमें से कुछ लोग काउंटी अस्पताल में जन्म देने की योजना पर निर्णय लेते हुए चलते हुए बातें करते रहे। इस युग में जब सामान्य परिवारों में महिलाएं गर्भवती होती थीं और बच्चे को जन्म देती थीं, तो वे आमतौर पर घर पर ही प्रसव के लिए एक दाई को बुलाती थीं। उन्हें दाई को केवल 3 से 5 युआन देने की आवश्यकता होती थी। अस्पताल जाने में आसानी से दर्जनों या सैकड़ों युआन खर्च हो जाते। लेकिन चारण और डू तियानतियान की मौजूदा हालत अच्छी थी और प्रसव जैसी बड़ी घटना के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अस्पताल आना पड़ा। अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारी पूरी तरह से सुसज्जित थे और किसी भी खतरनाक स्थिति में समय पर बचाव किया जा सकता था। उस पिछड़े समय में कई गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के साथ दुर्घटनाएं होती थीं और समय पर बचाव न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। फुयुआन वापस आकर चारण ने वेनलिजुन का अभिवादन करने के बाद डू तियानतियान को आराम करने के लिए वापस कमरे में ले गया।
उसने डू त्यानतियान को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी थोड़ी सूजी हुई पिंडलियों और टखनों की मालिश की। डू त्यानतियान ने उसकी कोमल कोमलता महसूस की और उसके होंठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपने पेट को छुआ, उसके चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। हालांकि थोड़ी घबराहट और डर था, लेकिन बच्चे के आने की उत्सुकता ज्यादा थी। उसका और चारण का बच्चा जरूर बहुत प्यारा होगा। भविष्य में अपने परिवार में एक नन्हे मेहमान के आने की कल्पना करके उसका दिल बेहद कोमल हो जाता। चरण द्वारा उसकी मालिश करने के बाद उसने महसूस किया कि डू त्यानतियान की सांसें एक समान और लंबी हो गई हैं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह तकिए पर टिक कर सो गई थी। उसका शांत सोता हुआ चेहरा देखकर चरण का दिल और भी दुख गया। हाल ही में डू त्यानतियान हर रात करवटें बदलती रहती थी और हमेशा ठीक से सो नहीं पाती थी। उसका पेट बढ़ गया था, इसलिए वह बहुत थकी हुई महसूस करती थी और सोने से भी उसके शरीर की थकान कम नहीं हो पाती थी। अब उसे गहरी नींद में सोते देखकर चरण ने अपनी सांसें हल्की की और ध्यान से उसे कंबल ऊपर खींचने में मदद की। डू त्यानतियान के सो जाने के बाद उसने एक स्पष्ट सपना देखा। सपने में वह चरण की पत्नी नहीं बनी थी। मल्लेश और संगीता ने उसे उस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया था। डू त्यानतियान अपने दिल में बहुत डरी हुई थी। वह जिस व्यक्ति को पसंद करती थी वह चरण था और वह उस लंगड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह भाग्य का विरोध नहीं कर सकी। मल्लेश और संगीता ने उसे बांध दिया और उसे लंगड़े आदमी के घर भेज दिया। उस लंगड़े आदमी को उसके साथ कुछ अभद्र करने की कोशिश करते देख डू त्यानतियान का दिल राख हो गया। निराशा में उसने अपना सिर एक दीवार से टकराया और लंगड़े आदमी के घर में मर गई। सपने में लाल खून फैल गया। डू त्यानतियान की असामान्य स्थिति को देखते हुए उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। सौम्या, सौम्या, क्या हुआ? उसने डू त्यानतियान को चिंतित भाव से देखा और धीरे से उसका नाम पुकारा। डू त्यानतियान की पलकें कांपने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। चरण को अपने सामने देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जल्दी से उठकर बैठ गई और खुद को चरण की बाहों में फेंक दिया। वाह टिल्डा, वह चरण की बाहों में रोते हुए बोली, अपने सपने में जो हुआ उसे याद करते हुए। पति, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था। सपने में मेरे दत्तक माता पिता ने मुझे उस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया और मैं सीधे दीवार से टकरा गई और मर गई। सिसकना, सपने का दृश्य इतना वास्तविक था, मैं बहुत डर गई हूँ। उसके शब्द सुनकर चरण का दिल बैठ गया और दर्द करने लगा। केवल वही जिसका पुनर्जन्म हुआ था जानता था कि डू त्यानतियान ने जो कहा था वह वास्तव में उसके पिछले जन्म में हुआ था। अगर उसका पुनर्जन्म न हुआ होता तो शायद उसे और डू त्यानतियान को हमेशा के लिए अफसोस होता, लेकिन इस जन्म में उसने अपनी और डू त्यानतियान की किस्मत बदल दी और वे साथ हो गए। उसने डू त्यानतियान को कसकर गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाए और धीरे से कहा, पत्नी, डरो मत, वो सिर्फ सपने थे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डू त्यानतियान उसकी बाहों में सिसक उठी, चरण के आलिंगन की गर्माहट महसूस की और उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। वह आमतौर पर इतनी भावुक नहीं थी, लेकिन अभी जो सपना आया वो बहुत ही वास्तविक था। मैं बस इस सपने से डर गई थी। उसने चरण से अपना सिर उठाया की बाहों में, थोड़ा शर्मिंदा होकर, और धीरे से समझाया, मैं समझता हूँ। चरण ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसके चेहरे से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है सौम्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और इस जीवन में तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम पति, मुझे आप पर विश्वास है। डू त्यानतियान ने आगे बढ़कर चरण को कसकर गले लगा लिया, उसका चेहरा अपनी छाती से लगा लिया। चरण के स्थिर और शक्तिशाली दिल की धड़कन को सुनकर उसका दिल सुरक्षा की भावना से भर गया। हाँ, चरण ही उसका उद्धार था। चरण की वजह से वह अपने दत्तक माता पिता के नियंत्रण से बचने और अब वह सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम थी जो उसके पास था। डू त्यानतियान सपने से डर गया था। चरण ने उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए उसका साथ दिया। वह उसे सुनहरी मछली के तालाब के पास मछलियों को खिलाने के लिए ले गया। चरण द्वारा जानबूझकर उसे मनाए जाने से उसके चेहरे पर जल्दी से खुशी की मुस्कान आ गई। वेनलिजुन दूरी पर खड़ा था। युवा जोड़े को एक साथ इतना खुश देखकर उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। इतने अच्छे माहौल में वह करीब नहीं आई, जिससे चरण और डू त्यानतियान को अपनी निजता का पूरा आनंद मिला। 2 दिन बाद रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री के प्रभारी सू योंगकियांग खुद जियांग सिटी आए। चरण ने किसी को उन्हें लेने और फुयुआन लाने के लिए कहा। उन्होंने मुख्य आंगन के बैठक कक्ष में उनका स्वागत किया। इस बार सू योंगकियांग केवल अपने सचिव शियाओ झाओ के साथ जियांग सिटी आए थे। चरण ने एक नौकर से चाय परोसने के बाद सू योंगकियांग के साथ बातचीत की। सू योंगकियांग मुस्कुराए और बोले, राष्ट्रपति किन वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। जियांग सिटी में ऐसा चीनी उद्यान दुर्लभ है। राष्ट्रपति सू के शब्दों से ऐसा लगता है कि उन्हें जियांग सिटी की स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता है। सच कहूं तो मेरी पत्नी जियांग सिटी से हैं।
सू योंगकियांग मुस्कुराए और बोले, जियांग सिटी की यह यात्रा आपकी तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ सहयोग पर चर्चा करने के अलावा मेरी पत्नी के साथ रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी है। राष्ट्रपति सू सचमुच एक विचारशील व्यक्ति हैं। चरण मुस्कुराए और उनकी प्रशंसा की। सू योंगकियांग ने कहा, राष्ट्रपति किन, मैंने सुना है कि आप तियानशेंग इलेक्ट्रिक के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर मैं आपके साथ सहयोग पर चर्चा करूं तो क्या आप सभी निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल सही, चरण ने सिर हिलाया। तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी में चरण कभी भी छोटे मोटे मामलों में दखल नहीं देते थे, लेकिन कंपनी के भविष्य के विकास से जुड़े लगभग सभी फैसले वही लेते थे। राष्ट्रपति किन ने हमारी रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री के बारे में जानकारी जरूर देख ली होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे साथ सहयोग करने का इरादा रखते हैं? सू योंगकियांग ने सीधे पूछा। सहयोग पर चर्चा करने से पहले मेरा एक अनुरोध है। अध्यक्ष सू, कृपया पहले सुनें और देखें कि क्या ये संभव है, फिर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति किन, कृपया बोलें। सू योंगकियांग ने आश्चर्य से चरण की ओर देखा। चरण ने शांति से अपनी आंखों में स्पष्टता के साथ कहा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी हमेशा से द्वीप राष्ट्र के माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदार रही है। अध्यक्ष सू, मैं द्वीप राष्ट्र के लोगों को स्वाभाविक रूप से नापसंद करता हूं। यदि आप हमारे तियानशेंग इलेक्ट्रिक के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके साथ अपना सहयोग रद्द करना होगा। सू वेंकियांग ने चरण की ओर देखा, उसकी बातों से आश्चर्यचकित। उसने चरण को इसीलिए ढूंढा था क्योंकि वह माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सहयोग समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। घरेलू उद्योग की पिछड़ी स्थिति के कारण उन्होंने विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन दूसरा पक्ष उन पर लगातार दबाव बना रहा था, लगातार उनके मुनाफे और हितों को कुचल रहा था। इससे सू वेंकियांग और कई वरिष्ठ नेताओं को काफ़ी परेशानी हुई। अगर वे सहयोग नहीं करते तो घरेलू उपकरण उत्पादन के पिछड़े स्तर के कारण वे विदेशी उपकरणों के बराबर उत्पादों पर शोध नहीं कर सकते थे। अगर वे सहयोग भी करते तो उन्हें मामूली मुनाफा ही मिलता और ज़्यादातर हिस्सा माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स को ही जाता। इसलिए रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री भी बहुत नाराज़ थी। इसी दौरान उनकी नज़र तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी पर पड़ी। ये चुपचाप विकसित हो रही इलेक्ट्रिक कंपनी उन्नत विनिर्माण तकनीक और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण बनाती थी। सू वेंकियांग और उनकी टीम ने तियानशेंग इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित उपकरणों का एक बैच खरीदा, उन्हें ध्यानपूर्वक अध्ययन के लिए अलग किया और एक बात की पुष्टि की, यानी तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी की तकनीकी क्षमता उस द्वीपीय देश के माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स से कहीं आगे निकल गई थी। इस खोज से सू वेंकियांग और अन्य लोग बहुत खुश हुए। अगर वे तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ सहयोग कर सकते हैं तो वे माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। श्री किन का अनुरोध मैं मान सकता हूं, सू वेंकियांग ने गंभीरता से कहा। अगर हम आपकी कंपनी के साथ सहयोग कर पाते हैं तो हम माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अपना सहयोग तुरंत समाप्त कर देंगे। चारण ने उनके गंभीर भाव देखे और संतुष्टि से सिर हिलाया। ऐसे में हम सहयोग पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि श्री सू हमारे साथ कैसे सहयोग करना चाहेंगे। हमारी रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री की देश भर में 1 दर्जन से ज़्यादा शाखाएं हैं जिनमें लगभग 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। हमारे पास परिपक्व टेलीविज़न उत्पादन लाइनें और विभिन्न परीक्षण और प्रयोगात्मक उपकरण हैं। वर्तमान में हम सालाना लगभग 700,000 टेलीविज़न का उत्पादन कर सकते हैं। सू वेंकियांग ने चारण को रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री की स्थिति समझाई और आगे कहा, हमारे पास श्री किन के पास मौजूद उन्नत उपकरण निर्माण तकनीक की कमी है। जब तक आप तकनीकी सहायता देने को तैयार हैं, बाकी सब कुछ हमारे लिए बातचीत योग्य है। चारण ने धीरे से मेज पर हाथ थपथपाया, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। सू वेंकियांग का रवैया बहुत विनम्र था, लेकिन सहयोग के लिए बातचीत हमेशा लेन देन वाली होती है। इसलिए चारण, उसने हिचकिचाते हुए कहा, दोनों कंपनियां उपकरणों के उत्पादन में सहयोग कर सकती हैं, लेकिन मुझे लाभ का 40% हिस्सा चाहिए। वह तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, अन्य पहलुओं में भाग नहीं लेगा और केवल लाभांश का इंतजार करेगा। उसकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षा कम से कम 30% लाभ में हिस्सेदारी की थी। हालांकि सहयोग के लिए बातचीत करते समय मनोवैज्ञानिक अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा मांगना जरूरी है। ये सुनकर सू वेंकियांग ने आश्चर्य से चरण की ओर देखा। माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सहयोग करते समय उन्होंने और भी ज्यादा लाभ में हिस्सेदारी की मांग की, लगभग 50-50 का बंटवारा। अन्यथा सू वेंकियांग ने चरण से सहयोग करने की अपेक्षा नहीं की होती। सू वेंकियांग ने यह उम्मीद ही नहीं की थी कि श्री किन इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं। चूंकि ऐसा था, इसलिए पहले से तैयार की गई बातचीत की कुशलता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सू वेंकियांग ने तुरंत सहमति दे दी। अच्छा, मैं श्री किन को लाभ का 40% हिस्सा देने के लिए सहमत हूँ। उसे इतनी आसानी से सहमत होते देखकर चरण को एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। क्या उसने बहुत कम मांगा था? हालांकि ये देखते हुए कि सू वेंकियांग भी एक सीधे साधे इंसान थे, चरण ने देर नहीं की।
तो फिर मैं हमारे सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। उसने सु वेंकियांग की ओर हाथ बढ़ाया। सु वेंकियांग ने चरण से हाथ मिलाया और दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सहयोग पर चर्चा और अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद दोपहर हो गई। चरण ने सु वेंकियांग को विदा करने से पहले फुरुई कोर्टयार्ड में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वह वापस लौटा, उसने बटलर वांग को जल्दी जल्दी चलते देखा। सर, मिस्टर जू होंगान ने अभी आपको फ़ोन किया था। ये सुनकर चरण ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बटलर वांग की ओर सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। लिविंग रूम में लौटकर चरण ने फ़ोन उठाया और जू होंगान को वापस बुलाया। डायरेक्टर जू, मैं बोल रहा हूँ। चरण ने फ़ोन पकड़ा और पूछा, क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रहे हैं? हाँ, अच्छी खबर है। जू होंगान 2 बार हंसे और चरण से बोले, चरण, वरिष्ठ नेताओं ने कृषि में आपके योगदान को देखा है और आपको कई मानद पदक और पुरस्कार दिए हैं, जो जल्द ही आपके घर पहुंच जाएंगे। उनके शब्द सुनकर चरण के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उन्होंने जू होंगान को धन्यवाद दिया। निर्देशक जू, मुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए धन्यवाद। जू होंगान मुस्कुराए, यह आपकी असाधारण योग्यता है चरण। आपके द्वारा दिए गए सुझाव, साथ ही उर्वरक और कीटनाशक के सूत्र, सभी विशेष रूप से प्रभावी हैं। पहले हम दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन अब दूसरे देश हमारे उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी खरीदना चाहते हैं। आप जानते हैं, इससे न केवल कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है, बल्कि आर्थिक विकास भी होता है। आपका योगदान बहुत बड़ा है और ये सम्मान मेरे लिए पूरी तरह से योग्य है। देश के लिए योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात है, चरण ने विनम्रता से कहा। जू होंगान से कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। दोपहर में भोजन के ठीक बाद शहर से लोग आ गए। जियांग शहर के कई नेता व्यक्तिगत रूप से चरण को पुरस्कार प्रदान करने आए। कॉमरेड चरण ने कृषि विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है और उन्हें इंजीनियरिंग अकादमी के शिक्षाविद और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य वैज्ञानिक की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जियांग शहर के मेयर झाओ जियामिंग ने व्यक्तिगत रूप से चरण को प्रमाण पत्र दिया और मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षाविद किन, आपने हमारे जियांग शहर का नाम रोशन किया है। ये ऊपर से मिले इनाम हैं। चरण ने उन पर नज़र डाली। इन उपाधियों के अलावा कृषि विज्ञान प्रगति पुरस्कार और 1 लाख युआन का बोनस भी था। ये उपाधियां सम्मान थीं और बोनस एक ठोस लाभ था, जिसने चरण को कुछ हद तक प्रभावित किया। उसके प्रयासों और कड़ी मेहनत का फल मिला था। पेटेंट अधिकारों और फार्मूला अधिकारों के अलावा ये सम्मान भी महत्वपूर्ण था। ये उपाधियां और सम्मान केवल देश और जनता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को ही मिल सकते थे। अब कृषि के क्षेत्र में वह पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच गया था। आज शहर और काउंटी के कई नेता आए थे। शाम को चरण ने इन नेताओं के स्वागत के लिए रसोई से एक शानदार भोजन तैयार करवाया। रात के 8 बजने से पहले ही ये लोग एक एक करके चले गए। उन्हें विदा करने के बाद चरण फुरुई प्रांगण में लौट आया। डू त्यानतियान मेज पर बैठी चरण को मिले पदकों और प्रमाण पत्रों को देख रही थी, मानो उसे उनसे तृप्ति ही न मिल रही हो। चरण को वापस आते देख उसने प्रमाण पत्र और पुरस्कार नीचे रख दिए और उनसे मिलने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे देखा और चरण को गले लगा लिया। पतिदेव, आप वाकई कमाल के हैं। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। चरण हल्के से मुस्कुराया, उसके बालों में हाथ फेरा और उसे वापस मेज पर बैठने में मदद की। थक गई हो क्या? डू त्यानतियान पूरे दिन उनके साथ रही और इन नेताओं का मनोरंजन करती रही। अपने बड़े पेट के साथ यह उसके लिए आसान नहीं था और चरण को चिंता थी कि वह थक जाएगी। कोई बात नहीं, मैं बस ज्यादा उत्साहित हूँ। इतने सारे अधिकारियों को आपके साथ इतना विनम्र देखकर मुझे आपकी पत्नी बनकर विशेष रूप से सम्मानित महसूस हो रहा है। डू त्यानतियान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए चरण से कहा। आज खाने की मेज पर उसने हर नेता की चरण के प्रति विनम्रता और सम्मान और अपने प्रति उनके सम्मान को महसूस किया। उसका पति वाकई कमाल का था। सौम्या, तुम भी कमाल की हो। चरण ने उसे गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ 1 साल से फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई कर रही हो, लेकिन फैशन डिज़ाइन उद्योग में तुम पहले से ही काफ़ी मशहूर हो। भविष्य में तुम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर बनोगी। डू त्यानतियान उसकी बाहों में झुक गई। उसके चेहरे पर एक खुश और संतुष्ट मुस्कान थी। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है, डार्लिंग। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूँ। अगर चरण उसके जीवन में नहीं होता तो शायद उसका जीवन नीरस और नीरस होता। चरण के साथ रहने के बाद उसने अपने जन्मदाता माता पिता को पाया, अपने परिवार से मिली, फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की और अपने आत्ममूल्य को महसूस किया। चरण उससे बहुत प्यार करता था, उसे प्यार करता था, उसकी रक्षा करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे उसके पसंदीदा काम करने में मदद करता था और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करता था। ऐसा अद्भुत पति लालटेन लेकर भी सचमुच मिलना नामुमकिन है। डू त्यानतियान को लगा कि उसने अपने पिछले जन्मों में जरूर कई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी वह इस जन्म में चरण की पत्नी बन पाए। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर मेडल और सर्टिफिकेट रख दिए।
देर हो रही थी, इसलिए चरण ने द्यूत्यानतयान को नहाने के लिए बाथरूम जाने में मदद की। बाथरूम का डबल बाथटब खास तौर पर बनाया गया था। अंदर 2 लोगों के होने के बावजूद वहां बिल्कुल भी भीड़भाड़ नहीं थी। नहाने और पजामा पहनने के बाद चरण ने द्यूत्यानतयान को बेडरूम में वापस लाने में मदद की। द्यूत्यानतयान के बालों को ध्यान से सुखाने के बाद चरण ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह जैतून का तेल लाया और द्यूत्यानतयान के पेट पर लगाया। चूंकि उसने चौथे महीने से जैतून का तेल लगाना शुरू किया था, इसलिए द्यूत्यानतयान के पेट पर अभी भी कोई खिंचाव के निशान नहीं थे। जब चरण ने उसके पेट की मालिश की तो उसने भ्रूण को धीरे से उभरता हुआ महसूस किया। उसकी हथेली के नीचे से एक अजीब सी सनसनी आ रही थी। जब भी ऐसा होता, वह असाधारण रूप से कोमल और धैर्यवान हो जाता। द्यूत्यानतयान बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके हाथ उसके पेट के दोनों ओर टिके हुए थे। उसके होठों पर एक सुखद मुस्कान थी। उसके चेहरे पर हल्के गड्ढे देखकर चरण के चेहरे पर स्नेह की कोमलता छा गई। बहुत देर हो गई है, सोने का समय हो गया है। द्यूत्यानतयान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। अपने हाथ धोने के बाद चरण द्यूत्यानतयान के बगल में लेट गया। बेडसाइड लैंप बंद करने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। द्यूत्यानतयान की गर्भावस्था के अंतिम चरण में ये स्थिति सोने के लिए सबसे आरामदायक थी, क्योंकि चरण का शरीर उसके शरीर से सटा होने से उसकी पीठ के निचले हिस्से को थोड़ा सहारा मिल रहा था। अंधेरे में दंपत्ति की सांसें तेजी से सामान्य और गहरी हो गईं। चरण की प्रस्तावित कृषि संबंधी सिफारिशों को तुरंत अमल में लाया गया। जियांग शहर के आसपास के जिलों और कस्बों में बारिश के बाद उर्वरक, कीटनाशक और बीज केंद्र, साथ ही कृषि मशीनरी केंद्र मशरूम की तरह उगाए। इस मौसम में सभी ने उन्नत नए बीज बोए, जिनसे शरद ऋतु की फसल के बाद उपज में काफी वृद्धि होगी। बेशक आम लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने बस वरिष्ठ अधिकारियों के नियमों का पालन किया, नए बीज बोए, खाद डाली और कीटनाशक डाले। जुलाई के मध्य में किंदाजी ने तरबूजों से भरा एक सांप की खाल का थैला लेकर मोटरसाइकिल चलाई और उन्हें फुयुआन तक पहुंचाया। चरण द्यूत्यानतयान और वेनलिजुन के साथ बातचीत कर रहा था जब उसने सुना कि किंदाजी आ गया है, इसलिए उसने किसी को उसे लाने के लिए कहा। किंदाजी अपनी पीठ पर तरबूजों का एक पूरा थैला लिए हुए वहां गया और चरण को देखकर मुस्कुराया। तियांगे, खेत में तरबूज पक गए हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अच्छा, चरण ने जवाब दिया और बटलर वांग से फलों का चाकू लाने को कहा ताकि किंदाजी द्वारा लाए गए तरबूजों को धोकर टुकड़ों में काटा जा सके। सभी ने तरबूज का एक टुकड़ा उठाया और उसे चखना शुरू कर दिया। तरबूज मीठा और ताज़ा था, अंदर आते ही रस बह रहा था, शहद जितना मीठा, स्वादिष्ट और रसीला। स्वादिष्ट, यह अब तक खाए गए किसी भी तरबूज से ज्यादा मीठा है। द्यूत्यानतयान ने तरबूज को छोटे छोटे निवाले में कुतरते हुए उसकी तारीफ की। ये बुरा नहीं है, चरण ने भी इसकी तारीफ की। तरबूज की यह किस्म उसने खुद विकसित और उगाई थी। सुधार के बाद न सिर्फ इसका स्वाद बेहतर हुआ, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इससे पैदावार भी बढ़ सकती थी। किंदाजी ने देखा कि सभी संतुष्ट थे और खिलखिलाकर मुस्कुराया। वह इन खरबूजे के खेतों की बड़ी सावधानी से देखभाल कर रहा था, ये जानते हुए कि चरण एक प्रयोग कर रहा है और वह जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। चरण ने तरबूज का एक टुकड़ा खत्म करने के बाद किंदाजी को निर्देश दिया, तरबूज के खेत में लगे तरबूजों के लिए बीज संरक्षण के लिए एक गाड़ी भरकर कृषि ब्यूरो ले जाओ। बाकी तरबूजों को तुम अपनी इच्छानुसार बेच सकते हो। तरबूज का मौसम खत्म होते ही तरबूज के खेत को साफ कर दो। इस पतझड़ में उन किसानों की सूची बनाओ जो सब्जियां उगाना चाहते हैं और तुम सभी को ग्रीनहाउस सब्जियां उगाने में मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार होगे। किंदाजी पिछले साल सब्जियों के ग्रीनहाउस के एक सीजन के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें पहले से ही अनुभव था। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है तियांगे, मैं इस मामले को गंभीरता से लूंगा। किंदाजी को अब एहसास हो गया था कि चरण हुआंगान काउंटी के आसपास के किसानों का विकास करना और पैसा कमाना चाहता था। अब जब ये कार्य उसके पास आ गया था तो उसे सम्मान की एक विशेष अनुभूति हुई। वह सिर्फ एक सड़क का गुंडा हुआ करता था, लेकिन अब उसे एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पूरे गांव के लोगों को समृद्धि की ओर ले जाने की। यह एहसास अवर्णनीय रूप से रोमांचक था। किंदाजी के जाने के बाद चरण ने द्यूत्यानतयान को तरबूज का तीसरा टुकड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाते देखा और जल्दी से उसका हाथ रोकने के लिए आगे बढ़ा। सौम्या, तरबूज स्वभाव से ठंडा होता है, आप इसे बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। द्यूत्यानतयान ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा और बड़बड़ाया, बस एक और टुकड़ा। हाल ही में मौसम गर्म था और जैसे जैसे उसकी नियत तारीख नजदीक आ रही थी, पिछले कुछ दिनों से द्यूत्यानतयान की भूख थोड़ी कम हो गई थी। ये तरबूज मीठा और ताज़ा था। उन्होंने तरबूज का एक टुकड़ा उठाया, उसे आधा किया और आधा द्यूत्यानतयान को दिया। आप केवल इतना ही खा सकते हैं, बहुत अधिक खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हम द्यूत्यानतयान ने जल्दी से तरबूज लिया और खुशी से उसे कुतर दिया।
वेनलिजुन ने अपनी बेटी और दामाद को किनारे से बातचीत करते देखा, उसके चेहरे पर एक निरंतर मुस्कान थी। चरण सही है, बहुत अधिक तरबूज खाने से दस्त हो सकता है। सौम्या, इस टुकड़े के बाद आपको अब और चोरी करने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है। 2 लोगों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे डूतियानतियान ने जल्दी से सिर हिला दिया। जब वे तरबूज खा रहे थे, उन्होंने बटलर वांग को ये रिपोर्ट करते सुना कि ओल्ड मास्टर डू और अन्य लोग आ गए हैं। चरण और अन्य लोग खुश हो गए, जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए उठे। चरण ने डू तियानतियान की मदद की और वेनलिजुन के साथ वे फुयुआन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने डू जियांगुओ, डू जेंगटिंग, डू यानलिन, डू यानशु और अन्य लोगों को अंदर आते देखा। डू तियानतियान के भारी गर्भ वाले पेट को देखकर सभी चिंता से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी हालत के बारे में कई सवाल पूछने लगे। मैं ठीक हूँ, माँ और चरण हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं अच्छे से खा पी सकती हूँ और सो सकती हूँ। अब मैं बस जल्दी से बच्चे को जन्म देने का इंतजार कर रही हूँ। डू तियानतियान ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, दादाजी, पिताजी, सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, चलिए पहले अंदर जाकर बातें करते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। चरण ने सभी का अभिवादन किया। अच्छा अच्छा। सभी लोग फुरुई कोर्टयार्ड के लिविंग रूम में एक साथ आए। घर की नौकरानियों ने जल्दी से चाय बनाई और पेस्ट्री और फल परोसे। चाय की चुस्की लेने के बाद डू जियांगुओ मुस्कुराए, चारान द्वारा बनाया गया ये बगीचा बहुत अच्छा है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। बूढ़े मास्टर डू बीजिंग के खूबसूरत बगीचों के आदी थे, लेकिन फू युआन छोटा होने के बावजूद यह उत्तम और सुरुचिपूर्ण दिखता था, खासकर क्योंकि यह उनकी पोती और पोते का घर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह एहसास अलग था। दादाजी, अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप इस बार कुछ और समय के लिए फू युआन में क्यों नहीं रुकते? डू तियानतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह और चारान जियांग सिटी में रहते थे, जबकि उनका पूरा परिवार बीजिंग में था, इसलिए सामान्य रूप से मिलना आसान नहीं था। हाँ, अच्छा है, मैं इस बार कुछ और दिन यहाँ रुक सकता हूँ। मैं आपके बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देने के बाद चला जाऊँगा। डू जियांगुओ ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। बैठक में हर कोई उत्साह से बातें कर रहा था। डू परिवार इस बार सौम्या और चरण से मिलने जियांग शहर आया था। डू यानशु और गो किंगचेंग की शादी के कुछ समय बाद ही गो किंगचेंग गर्भवती हो गई और वर्तमान में 3 महीने से अधिक की गर्भवती है। बड़े भाई के रूप में डू यानलिन ने पिछले कुछ महीनों में ली वानकिंग के साथ अपने संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। अब उनकी सगाई हो चुकी है और इस साल अक्टूबर में शादी तय है। डू वेई मूल रूप से इस बार सौम्या से मिलने आना चाहता था। हालांकि डू होम्यन की हालत सेनेटोरियम में बिगड़ गई थी और उसे डू होम्यन की देखभाल करने की आवश्यकता थी, इसलिए वह नहीं आ सकी। जब वे बातें कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि शाम हो गई। चरण ने फुरुई कोर्टयार्ड के रसोइये से एक शानदार रात का खाना तैयार करवाया। पहले जब वेनलिजुन और अन्य लोग सौम्या से मिलने आते थे तो उन्हें बाहर किसी होटल में रुकना पड़ता था। अब ये ज्यादा सुविधाजनक था। डू परिवार के लिए आराम कक्ष की व्यवस्था करने के बाद चरण और सौम्या आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। शायद सौम्या बहुत ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन चरण की बाहों में लेटी सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने पेट में हल्का सा जकड़न महसूस हुआ। चरण ने उसकी भौहें चढ़ी देखीं और चिंता से पूछा, पत्नी, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सौम्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं पतिदेव, चलो जल्दी आराम कर लेते हैं। यह एहसास रुक रुक कर हो रहा था और गंभीर नहीं था, इसलिए वह कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी और चरण को परेशान नहीं करना चाहती थी। चरण ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ठीक है, चलो सोते हैं। सौम्या ने अपना सिर चरण की बांह पर टिका दिया, अपना चेहरा चरण की छाती से लगा लिया और शांति से आंखें बंद कर लीं। दोनों धीरे धीरे सो गए। बहरहाल आधी रात को सौम्या को कुछ बेचैनी महसूस हुई, उसके पेट में ऐंठन हो रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी और सहज ही अपना पेट दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। सौम्या, सौम्या। चरण उसकी हरकत से चौंक कर जाग गया। पलंग के पास का लैंप जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि सौम्या उसका पेट दबा रही है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। वह जल्दी से उठ बैठा और सौम्या से चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हें प्रसव पीड़ा होने वाली है? पिछले कुछ समय से वह हर रात हल्की नींद लेने लगा था, लगातार सौम्या की हरकतों पर नजर रखता था। दर्द हो रहा है, मेरी पीठ भारी लग रही है। सौम्या की नींद टूट गई थी और उसने धीरे से कहा। उसे अभी दर्द नहीं हुआ था, बस एक अवर्णनीय बेचैनी थी। चरण ने जल्दी से अपने कपड़े और जूते पहने और बिस्तर से उठ गया। हम काउंटी अस्पताल जा रहे हैं। सौम्या ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। अभी तो सुबह के 3 ही बजे हैं, क्यों न हम सुबह चलें? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर पर इंतजार करने में आराम नहीं मिलेगा। चरण ने झुककर सौम्या का माथा चूमा। मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है। ये देखकर कि वह उसकी कितनी परवाह करता है, सौम्या ने और कुछ नहीं कहा।
यह उसका पहला बच्चा था और वह बहुत घबराई हुई थी। चरण फूरुई प्रांगण से जल्दी से बाहर निकला और बटलर वांग के दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम को प्रसव पीड़ा हो रही है। बटलर वांग, जल्दी से गाड़ी और प्रसव सामग्री का इंतजाम करो, हम काउंटी अस्पताल जा रहे हैं। पजामा पहने बटलर वांग चरण के शब्द जी सर सुनकर तुरंत सतर्क हो गए। उन्हें निर्देश देने के बाद चरण वेन लिजुन को जगाने गए। वेन लिजुन और डू झेंगटिंग नींद में थे। जब उन्हें जगाया गया तो वे चौंक गए और जल्दी से कपड़े पहन लिए। सौम्या को प्रसव पीड़ा हो रही है। उन्होंने चिंता से चरण की ओर देखा। शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। चरण ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाए, हम अभी काउंटी अस्पताल जाएंगे। वेन लिजुन, जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, प्रसव पीड़ा के मामले में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाईं। आखिरकार प्रसव पीड़ा वाली महिला का एक पैर सचमुच नरक के द्वार पर होता है। उनके शोर ने दूसरों को सतर्क कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि सौम्या को प्रसव पीड़ा होने वाली है, वे सब जल्दी से तैयार होकर उसे काउंटी अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गए। बटलर वांग की व्यवस्था के अनुसार प्रसव बैग और गाड़ियां जल्दी से तैयार हो गईं। चरण ने सौम्या को कार में बिठाया, जबकि बाकी लोग पीछे की गाड़ियों में बैठ गए। 3 कारों में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग काउंटी अस्पताल की ओर चल पड़े। रास्ते में चरण ने घबराकर सौम्या का हाथ पकड़ा और पूछा, पत्नी, अब कैसा लग रहा है? क्या दर्द हो रहा है? सौम्या उसके सहारे झुक गई, भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। थोड़ा असहज है पतिदेव, मुझे थोड़ी डर लग रहा है। चरण के सामने उसे अपना डर और चिंता छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी बातें सुनकर चरण ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज़ सांत्वना से भरी थी। डरो मत सौम्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा प्रसव जरूर सुचारू रूप से होगा, हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। चरण के मुंह से बच्चे का जिक्र सुनकर सौम्या की आंखें चमक उठीं और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। कार आराम से काउंटी अस्पताल पहुंची। रुकने के बाद चरण ने जल्दी से सौम्या को कार से बाहर निकाला। उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा लोग शान से आपातकालीन कक्ष में दाखिल हुए, जिससे काउंटी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर चौंक गए। उन्हें लगा कि आधी रात को काउंटी अस्पताल में डाकुओं ने सेंध लगा दी है। स्थिति स्पष्ट करने के बाद वे कुछ हद तक हंसे और चिढ़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक गर्भवती महिला के बच्चे को जन्म देने के लिए ये परिवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ आ जाएगा। लेकिन विचारों को दरकिनार करते हुए उन्होंने तुरंत सौम्या को भर्ती प्रक्रिया में मदद की और उसकी कई जांचें की। जब तक वे शांत हुए, सुबह के लगभग 5 बज चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि उसका गर्भाशय ग्रीवा केवल 1 सेंटीमीटर ही फैला है और वह अभी प्रसव कक्ष में नहीं जा सकती। वार्ड में सभी लोग बिस्तर के पास इकट्ठा हो गए, घबराहट से सौम्या को देख रहे थे। सौम्या को अब अपने पेट के भारी होते जाने का एहसास हो रहा था। जब तक संकुचन शुरू नहीं हुए, वह अपने होंठ काटने से खुद को नहीं रोक पाई और उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। चरण का दिल टूट गया। वह उसका पसीना पोंछ रहा था, उसे प्रोत्साहित कर रहा था और उसे दिलासा दे रहा था। सौम्या बहुत बेचैन थी, लेकिन चरण की सावधानीपूर्वक देखभाल को महसूस करके उसका दिल बहुत गर्म हो गया। पत्नी, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? चरण बटलर वांग द्वारा बनाया गया साफ नूडल सूप ले आया और धीरे से पूछा। हालांकि सौम्या को ज्यादा भूख नहीं लग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि बच्चे को जन्म देने के लिए उसे पर्याप्त शारीरिक शक्ति बनाए रखनी होगी। कई घंटों तक करवटें बदलने के बाद उसे सचमुच थोड़ी भूख लगी थी। चरण ने कटोरा और चॉपस्टिक पकड़ लिए और सौम्या को नूडल्स के टुकड़े टुकड़े करके खिलाए। सौम्या ने आधे कटोरे से थोड़ा कम खाया और फिर और नहीं खा सकी। जैसे ही संकुचन फिर से शुरू हुए, उसका शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से कराह उठी। चरण थोड़ा घबराया हुआ सा लगा। उसने जल्दी से चॉपस्टिक और कटोरा नीचे रखा और सौम्या का हाथ थाम लिया। उसने अपना सिर घुमाया और वेन लिजुन को पुकारा, माँ, सौम्या को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या वह अभी प्रसव कक्ष में जा सकती है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वेन लिजुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चरण की बात सुनी और जल्दी से मुड़कर वार्ड से बाहर चली गई। वह भी अपनी बेटी को इस दर्द में नहीं देख सकती थी। वेन लिजुन ने 3 बार प्रसव पीड़ा झेली थी। वह जानती थी कि यह कैसा दर्द होता है। यह ऐसा दर्द था जिसकी भरपाई कोई और नहीं कर सकता था, ऐसा दर्द जिसका कोई पता नहीं था कि यह कब रुकेगा। डॉक्टर सन, जो डू तियानतियान की देखभाल कर रहे थे, ने उसकी दोबारा जांच की और सभी को बताया कि वह प्रसव कक्ष में जाकर बच्चे को जन्म दे सकती है। चरण ने डू तियानतियान को गोद में लिया और डॉक्टर और नर्सों के साथ प्रसव कक्ष में चला गया। उसने डॉक्टर से कहा था कि वह प्रसव के दौरान डू तियानतियान के साथ रहना चाहता है। डू तियानतियान पहले चाहती थी कि चरण उसके साथ रहे, लेकिन इस समय वह ऐसा नहीं कर सकती थी।
प्रसव के दौरान महिला का दृश्य बहुत ही रक्तरंजित था और वह नहीं चाहती थी कि चरण उसे ऐसी अस्त व्यस्त और पीड़ादायक अवस्था में देखे। इसलिए उसने दर्द सहा और चरण से कहा, पति, क्या आप बाहर मेरा इंतजार करेंगे? चरण जाना नहीं चाहता था, लेकिन दूत्यानतियान को आशा भरी नजरों से देखते हुए वह फिर भी मान गया। ठीक है, उसने भारी आवाज में सिर हिलाया और दूत्यानतियान को कोमलता से देखा। सौम्या, मैं प्रसव कक्ष के दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम और बच्चा सुरक्षित होंगे। दूत्यानतियान ने जोर से सिर हिलाया। हम करेंगे, पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने चरण की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें स्नेह से भरी थीं, जिसमें चरण के प्रति उसका लगाव और प्यार साफ झलक रहा था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पत्नी, ऐसे ही बने रहो। चरण की आवाज़ भारी थी और उसकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। उसने झुककर दूत्यानतियान का हाथ थाम लिया और उसे प्रोत्साहित किया। दाई के तैयार होते ही चरण को प्रसव कक्ष से बाहर ले जाया गया। वह प्रसव कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सामने वाले दरवाजे पर टिकी थीं। प्रसव कक्ष के अंदर से आती दूत्यानतियान की दर्द भरी चीखें सुनकर उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में भींच गए और उसका दिल मानो कस गया। इस समय उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था, बस एक गहरी बेबसी और चिंता का भाव था। उसे डर था कि दूत्यानतियान का प्रसव सुरक्षित नहीं होगा। उसे डर था कि कहीं उसे और उसके बच्चे को कोई अनहोनी न हो जाए। उसे डर था कि जिंदगी भर वह अकेला ही रहेगा। चरण निराशावादी नहीं था, लेकिन इस वक्त वह इन भयानक विचारों से इतना घिरा हुआ था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये देखकर वेन लिजुन उसके पास आया और उसे दिलासा देते हुए बोला, चरण, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा सही स्थिति में है और सौम्या स्वस्थ है। प्रसव में कोई बड़ा खतरा नहीं है। शुक्रिया माँ। चरण ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि उसके दिल में जो विशाल पत्थर था वह अभी भी नहीं गिर सका। अंदर से दूत्यानतियान की दर्द भरी चीखें सुनकर उसे पसीना आ गया। दूत्यानतियान के प्रसव कक्ष में दाखिल होने के आधे घंटे के अंदर ही चरण के कपड़े लगभग भीग गए थे। वाह टिल्ड वाह टिल्ड वाह टिल्ड। दर्द की एक और दिल दहला देने वाली चीख के बाद एक बच्चे की कई जोरदार किलकारियां सुनाई दीं। वो पैदा हो गई है, वो पैदा हो गई है। वेन लिजुन आश्चर्य से चिल्लाया। चरण के दिल में मानो कोई गर्म कर्द दौड़ गया हो और वो तुरंत जिंदा हो गया। वो सदमे और खुशी से भर गया और थोड़ी घबराहट भी। वो बाप बनने वाला था। सभी प्रसव कक्ष के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे खुशी और चिंता से भरे हुए थे। कुछ मिनट बाद प्रसव कक्ष का दरवाजा खुला और एक महिला नज लिपटे हुए बच्चे को पकड़े हुए सभी से बोली, बधाई हो, माँ और बेटी सुरक्षित हैं। लो, कौन बच्ची को गोद में लेना चाहता है? मैं उसे गोद में ले लूंगा। मैं। वेन लिजुन और चरण एक साथ बात कर रहे थे, तभी वेन लिजुन मुस्कुराए और नज से बोली, पहले बच्ची के पिता को उसे गोद में लेने दो। नज मुस्कुराए और सिर हिलाकर अपनी गोद में छोटे शिशु को चरण को थमा दिया। चरण ने जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं की और नन्ही बच्ची को धीरे से अपनी गोद में थामे रहा। वह बहुत हल्की थी, लगभग भारहीन। नज ने बताया कि बच्ची का जन्म 7:20 पर हुआ था। उसका वजन 6.3 जिन था। चरण ने उसकी तरफ देखा तो उसका गुलाबी सा चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, दो पलकों वाली और मुंह बहुत छोटा था। इस समय बच्ची भी काली ऑब्सीडियन जैसी आंखों से चरण को घूर रही थी। चरण का दिल उसके लिए पिघल गया और उनके खून के रिश्ते से मिली जिम्मेदारी का एहसास अनायास ही जाग उठा। हालांकि उसने सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। कुछ सेकंड तक बच्ची को देखने के बाद उसने जल्दी से नज से पूछा, नज, मेरी पत्नी कैसी है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? माँ की हालत ठीक है, लेकिन प्रसव के बाद उसे कुछ समय तक निगरानी में रखना होगा, उसके बाद ही उसे वार्ड में ले जाया जा सकता है। नज ने धैर्यपूर्वक सभी को कुछ बातें समझाईं और नवजात शिशु की देखभाल के बारे में कुछ निर्देश भी दिए। धन्यवाद नज की बातें सुनकर चरण का दिल आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। वेन लिजुन को बच्चे को गोद में लेने के लिए उत्सुक देखकर उसने उसे अपनी गोद में शिशु सौंप दिया। माँ, आप और बाकी लोग पहले बच्चे की देखभाल में मेरी मदद करें। मैं सौम्या के पास प्रसव कक्ष में जा रहा हूँ। वह दूत्यानतियान से बहुत कुछ कहना चाहता था और वह उसके साथ रहना चाहता था जब वह कमज़ोर और लाचार थी। अच्छा, जल्दी जाओ। वेन लिजुन बच्चे को गोद में लिए हुए इतनी खुश थी कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी और जल्दी से उसे जगाने लगी। चारण नस के पीछे प्रसव कक्ष में गया और देखा कि डॉक्टर ने दूत्यानतियान का इलाज पूरा कर लिया था। वह बिस्तर पर आराम कर रही थी और उसे आईवी लगाया जा रहा था। सौम्या, तुमने बहुत मेहनत की है। चारण उसके पास गया और उसके दिल में उमड़ते अनगिनत शब्द इस वाक्य में बदल गए। उसकी आंखें भी हल्की लाल हो गईं। अभी अभी प्रसव कक्ष के दरवाजे के बाहर एक पल के लिए वह सचमुच डर गया था।
डू के बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन इस समय उसका मनोबल बहुत अच्छा था और उसकी आंखें चमकीली और चकाचौंध थीं। पति, बच्चा और मैं दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं, ये बहुत अच्छा है। चारण की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसका हाथ थाम लिया। उसने ध्यान से डू के माथे से पसीना पोंछा और उसके फटे होंठ देखकर उसे गर्म पानी पिलाया। लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा कि मां को वार्ड में ले जाया जा सकता है। चरण नीचे झुका और धीरे से डू को उठाकर वार्ड की ओर चल दिया। डू परिवार भी उसके पीछे पीछे चला। वेनलिजुन बच्चे को गोद में लिए हुए थे और सभी एक साथ वार्ड पहुंचे। चरण, क्या तुमने बच्चे का नाम रख लिया है? डू जियांगुओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, सौम्या और मैंने इस पर चर्चा की है। बच्चे का नाम किन केरन होगा। चरण मुस्कुराया। पहले उन्हें नहीं पता था कि बच्चा लड़का है या लड़की, इसलिए चरण और डू ने एक एक नाम चुना। अब जब ये पुष्टि हो गई कि बच्ची लड़की है तो नाम तय किया गया। केरान, रानरान, किन केरन, ये बहुत अच्छा नाम है। वेनलिजुन नाम से बहुत संतुष्ट होकर धीरे से बोले। जब चरण और डू नाम चुन रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अगर बच्ची लड़की है तो केरान नाम अच्छा लगेगा और इसका अच्छा अर्थ भी होगा। दयालु, सुंदर, सहज और हर तरह से मनपसंद। दोनों को उम्मीद थी कि उनकी बेटी एक नन्ही राजकुमारी की तरह रहेगी, हमेशा खुश और सुरक्षित। इस समय तक सुबह के 7 बज चुके थे, उजाला हो चुका था। चरण ने पहले डू को दूध पिलाया, फिर बटलर वांग से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित करने का प्रबंध किया। डू के जन्म जैसे खुशी के मौके को परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना तो बनता ही था। 8 बजे तक सभी ने नाश्ता कर लिया था और सुपरिवार, शरद, विक्रम और अन्य लोग जिन्हें ये समाचार मिला था, वे भी डू और बच्चे से मिलने अस्पताल पहुंचे। वार्ड अंदर और बाहर दोनों तरफ खुशी से भरा हुआ था और सबके चेहरे खिले हुए थे। नाना नानी ने डू के लिए चिंता जताई तो उन्होंने केरान को गोद में उठा लिया और उसे जाने नहीं दे पाए। अभी अभी पैदा हुई नन्ही बच्ची खास तौर पर प्यारी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे गोद में लिया उसने मुंह खोला और जोर जोर से रोने लगी। रानरान को जरूर भूख लगी होगी। वेनलिजुन तुरंत अपनी पोती के लिए खुद फॉर्मूला तैयार करने चली गईं। प्रिया ने भी जल्दी से जांच की कि कहीं बच्ची ने खुद तो पेशाब नहीं कर लिया। चूंकि उनकी अपनी फैक्ट्री में डायपर बनते थे, इसलिए अर्जुन ने पहले ही चारण के लिए एक ट्रक भर डायपर भेज दिया था, जिससे हर बार डायपर गीला होने पर उसे बदलने का फिजूल खर्ची का काम हो जाता था। नई माँओं और नवजात शिशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए सभी ने जल्दी से डू और नन्ही केरान को देखा, उन्हें उपहार दिए और फिर अलविदा कहा। इससे डू को आराम करने का मौका मिला और चरण को उनका स्वागत करने की परेशानी से छुटकारा मिला। सभी लोग अस्पताल में ही रहे और ज्यादा लोगों के होने से दूसरे मरीजों के आराम में खलल पड़ता। रिश्तेदारों और दोस्तों के जाने के बाद वार्ड में शांति लौट आई। चरण ने अपनी बेटी को गोद में लिया। उसके छोटे से चेहरे को देखते हुए उसका दिल खुशी से भर गया। डू उस समय सो रही थी। नन्ही केरान ने अभी अभी दूध पिया था और उसके मुंह के चारों ओर दूध के बुलबुले थे, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। चरण अपनी बेटी को देख ही रहा था कि एक नर्स ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर कहा कि उसे बच्ची को नहलाना है। जन्म के तुरंत बाद बच्ची को बस पोंछा गया था और उसके शरीर पर अभी भी वर्निक्स के सोसा था, जिसे साफ करना जरूरी था। ये सुनकर चरण उठा, बच्ची को गोद में लिया और नर्स के पीछे शिशु स्नान कक्ष में चला गया। हालांकि स्नानघर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर नर्स रुक गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, परिवार के सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कृपया बच्ची को मुझे दे दीजिए। जब वह नहाकर बाहर आ जाएगी तो मैं उसे आपके पास ले आऊंगी। चरण ने सोचा था कि परिवार के सदस्य भी अंदर जाकर बच्ची को नहाते हुए देख सकते हैं, लेकिन पता चला कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कुछ बेचैनी से अपनी बेटी को उसे सौंपते हुए कहा, नर्स कृपया बहुत सावधान रहना। बच्चों की त्वचा नाजुक होती है, इसलिए कृपया उसे धीरे से नहलाएं। चिंता मत करो, हम पेशेवर हैं, हम बच्ची को चोट नहीं पहुंचाएंगे। नर्स ने गंभीर भाव से कहा। उसका हाथ अभी भी बढ़ा हुआ देखकर चरण के पास अपनी बेटी को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नर्स द्वारा बच्ची को ले जाने के बाद वह मुड़ी और दरवाजा बंद करके कमरे में चली गई। अंदर से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर चरण चिंतित भाव से बाहर इंतजार करने लगा। लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार उसी नर्स को बाहर आते देखा जो पहले वाली थी, एक लिपटा हुआ लंगोट पकड़े हुए। बच्ची सो रही है, उसे परेशान मत करो। नर्स ने अपनी गोद में बच्चे को चरण को थमा दिया। चरण ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने अपनी गोद में बंद आंखों वाले बच्चे पर नजर डाली और जल्दी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। वह बच्चे को लेकर वापस चला गया। वार्ड में वापस आकर उसने पतला कंबल उठाया और बंद आंखों वाले प्यार से सो रहे बच्चे को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था
क्या उसकी गोद में बच्चा थोड़ा अलग था? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने नहाया था? नवजात शिशुओं के चेहरे पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए वे सभी एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इस समय जब चरण ने अपनी गोद में बच्चे को देखा तो उसे अब पहले वाली खुशी नहीं रही, बल्कि उसे घबराहट और बेचैनी का एहसास हुआ। वह जल्दी से बच्चे को लेकर उठा और वेनलिजुन को ढूंढने गया। माँ, जरा देखो, क्या ये बच्चा पहले से थोड़ा अलग लग रहा है? ये सुनकर वेनलिजुन ने अपना सिर नीचे किया और चरण की गोद में बच्चे को ध्यान से देखा। बच्ची की आंखें कसकर बंद थीं, उसकी सांसें सामान्य थीं और वह गहरी नींद सो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा साफ होने के बाद गुलाबी और कोमल था। बस पहले से ज्यादा साफ लग रहा है। उसका जवाब सुनकर चरण की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी गोद में बच्चे को 2 बार देखा और उसके दिल में वह सिहरन और भी बढ़ गई। मुझे लगता है वह मेरी बेटी नहीं है। बोलते बोलते उसने लंगोट खोला और बच्ची के शरीर के हर हिस्से की ध्यान से जांच की। उसकी बेटी के रान की पीठ पर एक नीला जन्मचिन्ह था। चरण ने बच्ची को पलटा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह उसकी और दूतियानतियान की बच्ची नहीं थी, क्योंकि इस बच्ची की कमर और नितंबों पर नीले जन्मचिन्ह थे, पीठ पर नहीं। किसी ने उसकी बेटी की अदला बदली कर दी थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, चरण का दिमाग फट गया। उसके शरीर का खून तेजी से दौड़ गया और उसकी त्वचा के रोंगटे खड़े हो गए। उस नस को कोई समस्या थी। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठाकर वेनलिजुन की ओर धकेला और झट से बोला, माँ, ये हमारी केरान नहीं है। हमारी केरान अभी नहाते समय बदली गई है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वेनलिजुन का दिल घबरा गया, उसके हाथ पैर कमजोर हो गए और वह बच्ची को अपनी गोद में लगभग नहीं ले पा रही थी। चारण को वार्ड से बाहर भागते देख वह भी बेचैनी से डू जेंगटिंग और बाकी लोगों को बुलाने गई। जल्द ही ओल्ड मास्टर और चारण की व्यवस्था के तहत पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया और उसे नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि पूरे अस्पताल की तलाशी लेने के बाद छोटी के रान का कोई पता नहीं चला। चारण का दिल मानो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर उसकी बेटी सचमुच नहीं मिली तो वह दूतियानतियान को कैसे समझाएगा। उसने अभी तक दूतियानतियान को यह खबर बताने की हिम्मत भी नहीं की थी। हर कोई उसे यह खबर नहीं बता रहा था। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि दूतियानतियान को पता चलने से पहले ही बच्ची मिल जाए। कार्यालय के अंदर नाज, जिसने पहले छोटी के रान को नहलाया था, कांपती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। चारण ने लाल आंखों से उसे घूरा और दबाव डाला, जल्दी बोलो, तुमने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। झाओ युआन की आंखों में डर छा गया। इतने सारे लोगों को गौर से घूरते देख उसकी आवाज कांप उठी, मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बेटी को ले गए, लेकिन जिसे तुमने लौटाया है वह मेरी बेटी नहीं है। चारण गुस्से से भर गया। उसने हाथ बढ़ाकर झाओ युआन की गर्दन पकड़ ली, तुम बोलोगी या नहीं? तुम मेरी बेटी को कहाँ ले गए? दूसरे डॉक्टरों और नर्सों ने उसे बताया था कि नवजात शिशुओं को नहलाते समय परिवार के सदस्य उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन उसके सामने बैठी यह नज उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। इससे पता चलता था कि उसने पहले से ही योजना बना रखी थी। केरान को जरूर उसने छिपाया होगा। ये सोचकर कि उसकी बेटी को अब एक अनजान जगह ले जाया गया है और उसे अनजान इलाज सहना पड़ेगा, चरण बेहद चिंतित था। उसके माथे की नसें उभर आई थीं, वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। ओह, खांसी! झाओ युआन का गला चरण ने घोंट दिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस नहीं ले पा रही हो। चरण, शांत हो जाओ, उसका गला मत घोंटना, डू जेंगटिंग ने बगल से सलाह दी। चरण ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। झाओ युआन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम नहीं बोलोगे तो नरक में जाकर बोलो। और वह बच्ची जो तुमने मुझे सौंपी थी, अगर मैं अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया तो वह भी जीवित नहीं रहेगी। उसके शरीर पर हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया था। झाओ युआन का चेहरा डर से पीला पड़ गया और दूसरे लोग चरण की हत्या के इरादे को महसूस करते हुए और भी गंभीर हो गए। आमतौर पर चरण बहुत ही नेकदिल इंसान लगता था, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता या उसके करीबियों को नुकसान पहुंचाता तो चरण अपना ये भयानक रूप दिखा देता। झाओ युआन की आंखों में डर के भाव उभर आए और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अपनी गर्दन पर बढ़ते दबाव और मौत के खतरे को महसूस करते हुए वह जल्दी से चिल्लाई, मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देखकर कि वह ईमानदारी से कबूल करने को तैयार है, चरण ने अपना हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों का पागलपन थोड़ा कम हो गया। जल्दी बोलो, मेरी बेटी अभी कहाँ है? छी, वह मेरे शहर में मेरी नंद के घर पर है। खांसी खांसी। झाओ युआन ने ताज़ी हवा की कुछ सांसें ली और कांपती आवाज में बोला, आपका गृहनगर कहाँ है? चरण ने तत्काल पूछा। उद्धरण चिन्ह ... काउंटी शहर के पश्चिम में झाओ परिवार के गांव में।
झाओ युआन ने चरण की डरावनी निगाहें महसूस की और अपनी गर्दन सिकोड़ ली। झाओ परिवार का पता बताने के बाद चरण ने उसे ठंडी नज़र से देखा और अपने लोगों के साथ जल्दी से झाओ परिवार के गांव की ओर चल पड़ा। झाओ परिवार का गांव। दोपहर का समय था जब चरण अपने आदमियों के साथ झाओ परिवार के गांव पहुंचा। इस समय हर घर की छतों से धुआं उठ रहा था क्योंकि दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। झाओ परिवार के घर पहुंचकर चरण ने हाथ हिलाया और उसके पीछे के आदमी तुरंत फैल गए और पूरे झाओ परिवार के घर को घेर लिया। लू हुई आगे बढ़ा और आंगन का दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। शोर सुनकर अंदर मौजूद लोग जल्दी से घर से बाहर भागे ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। किसी को दरवाज़ा लात मारते देख सबसे आगे खड़ा एक 30-40 साल का आदमी गुस्से से बोला, तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? चरण जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी को लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। वह आदमी जमीन पर झुककर चीखा, उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। चरण और लू हुई घर के पीछे की ओर चल रहे थे, तभी कमरे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। वाह टिल्ड! इस जानी पहचानी चीख ने चरण की आंखें तुरंत लाल कर दीं। यह उसकी बेटी का रोना था। ये नन्ही के रान का रोना था। रो रो रो, तू किस लिए रो रही है? अगर तू फिर रोई तो मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। बच्ची के जोर जोर से रोने के साथ साथ एक औरत की डांटती हुई आवाज़ भी सुनाई दी। चरण के हाव भाव अचानक बदल गए। वह दौड़कर कमरे में गया। लू हुई उसके पीछे पीछे गया। तुम क्या करना चाहते हो? जमीन पर पड़ा आदमी फिर भी उठकर चरण और लू हुई को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक बाहर से दौड़े आए लोगों ने उसे जमीन पर दबा दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। क्या कर रहे हो? बचाओ! डाकू हमारे घर में घुस आए हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति रसोई से बाहर भागा और आंगन में इतने सारे अजनबियों को और अपने बेटे को पकड़े हुए देखकर वे तुरंत घबरा गए और चिल्लाने लगे। इसी समय चरण जल्दी से उस कमरे में घुस गया था जहां से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। बिस्तर पर लेटी उस औरत को बच्ची को गालियां देते और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटते देखकर चरण को तुरंत गुस्सा आ गया। ये उसकी बेटी थी, उसकी और सौम्या की अनमोल दौलत, उनकी आंखों का तारा। फिर भी इस वक्त ये औरत उसे तंग कर रही थी। चरण दौड़ा और उस औरत को बिस्तर के किनारे से खींचकर पैर उठाकर उसके सोलर प्लेक्सस में लात मारी। किसी को अंदर घुसते देख उस औरत के मुंह से गालियां अभी फूट ही रही थीं कि चरण ने कहा कि लात, जो अंतहीन क्रोध से भरी थी, ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। लगातार रोती हुई बच्ची को देखकर चरण का दिल मानो चाकू से छलनी हो गया हो और वह जल्दी से उसे उठाने के लिए नीचे झुका। रोने से लाल हुए उस नन्हे चेहरे को देखकर उसे वापस पाने के एहसास से चरण की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी बेटी थी। यह उसकी और दूत्यानतियान की बेटी किनकेरन थी। नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाए, उसे धीरे से पुचकारते हुए कहा, रान रान, रो मत, डर मत, पापा यहाँ हैं, पापा यहाँ हैं। नन्ही केरन ने सुकून देने वाली आभा को महसूस किया और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। वह चरण की बाहों में दुखी होकर मुंह बना रही थी। चरण ने चुटकी काटने से उसका लाल हुआ चेहरा देखा और जमीन पर पड़ी महिला को देखते ही उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं। कमरे के अंदर की गंध बहुत ही अप्रिय थी। उसने भौहें चढ़ाईं और केरान को गोद में लेकर बाहर चला गया। इसे बाहर लाओ, उसने लू हुई को निर्देश दिया। हाँ, लू हुई ने हाथ बढ़ाकर उस औरत का कॉलर पीछे से पकड़ा और उसे कमरे से बाहर आंगन में मरी हुई मछली की तरह घसीटते हुए ले गई। इस समय आंगन में बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वह आदमी सभी जमीन पर दबे हुए थे। उनके मुंह चिथड़ों से भरे हुए थे। चरण अपनी बेटी के साथ उनके पास आया और उनसे कुछ कदम दूर रुक गया। उसने उन लोगों को, जिनकी आंखें दहशत से भरी थीं, ठंडी निगाहों से देखा और लू हुई को निर्देश दिया, इस औरत को जगाओ। लू हुई ने जवाब दिया, रसोई में गई और एक बाल्टी पानी लाकर उस औरत के शरीर पर डाल दिया। हालांकि गर्मी का मौसम था, औरत ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और ठंडे पानी का झटका महसूस करते हुए वह तुरंत चीख पड़ी और जाग गई। उसने अपने कांपते शरीर को गले लगा लिया। जब उसने आंगन का दृश्य साफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बताओ, तुमने मेरी बेटी को क्यों बदल दिया? चरण की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। औरत की आंखें डर से भर आईं और उसने कांपती आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग? क्या बकवास कर रहे हो? और तुम जल्दी से मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। चरण के होंठ व्यंग्यात्मक मोड़ में मुड़ गए। उसने तीखी नज़रों से औरत को देखा। बताओगी नहीं ना? ठीक है, वो छोटी बच्ची जो तुमने मेरे पास भेजी थी, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं खुद उसका गला घोंट दूंगा। औरत ने उसकी बातें सुनी तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और वो तुरंत घबरा गई। नहीं, प्लीज, उस बच्ची को चोट मत पहुंचाओ। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी चरण की ओर रेंगती हुई लगातार उससे विनती करती रही। तुमने मेरी बेटी क्यों बदल दी?
चरण ने फिर पूछा। महिला चरण के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, वह रो रही थी। अरे, मेरी भाभी काउंटी अस्पताल में नर्स है। उसने कहा था कि तुम्हारा परिवार संपन्न है और अगर मेरी बेटी तुम्हारे परिवार में बदल दी जाए तो वह हमारे गरीब परिवार के उलट खाने पीने की चिंता से मुक्त जीवन जिएगी। तुम्हारी भाभी, क्या उस महिला का नाम झाओ युआन है? चरण की आंखें तीखी थीं और उसका स्वर गुस्से से भरा था। हाँ, वही है। ये सब उसका गलत विचार था। उसने कहा था कि सभी नवजात शिशु एक जैसे दिखते हैं और तुम निश्चित रूप से अंतर नहीं बता पाओगे। महिला ने हकलाते हुए सच बताया। उसका चेहरा डर से भर गया और उसने जल्दी से चरण के सामने झुककर कहा, ये सब हमारी गलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, कृपया मेरी बेटी को जाने दो प्लीज़। मैं तुमसे विनती करता हूँ। जिन लोगों के मुंह ठूंसे हुए थे और ज़मीन पर दबे हुए थे वे भी चीख चीख कर रोने लगे, लगातार झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। जब चरण को पूरी बात समझ में आई तो उसका दिल गुस्से से भर गया। इस परिवार ने वाकई कोई बड़ी साजिश रची थी। अपने बच्चे की अदला बदली जैसी बात सोचना। धिक्कार है इन पर। इनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या इन्होंने वज्र देवता और बिजली माता का साहस उधार लिया है? इस पल उसका दिल बेतहाशा डर से भर गया। अगर वह लापरवाह होता, अगर उसने ध्यान न दिया होता तो क्या उसे जिंदगी भर किसी और के बच्चे को पालना पड़ता? और उसकी अपनी बेटी, क्या उसे ऐसे गरीब घुटन भरे परिवार में रहना पड़ता? क्या उसके पास खाने को नसीब नहीं होता, पहनने को गर्म कपड़े नहीं होते? क्या उसे छोटी उम्र से ही तंग किया जाता और पीटा जाता? याद करते हुए जब उसने कमरे में दाखिल होकर उस औरत को किरान के कोमल गाल पर चुटकी काटते देखा तो चरण के माथे की नसें फड़क उठीं और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने लू हुई से चिल्लाकर कहा, इसका दाहिना हाथ काट दो। अभी अभी उसी हाथ ने उसकी बेटी के चेहरे पर चुटकी काटी थी। लू हुई ने यह सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पिंडली से एक छोटा चाकू निकाला और कदम दर कदम उस औरत की ओर बढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आहा हा हा। औरत की घबराए आंखों में लू हुई का हाथ हिला, चाकू गिर गया और औरत की कलाई खून की धार के साथ जमीन पर गिर पड़ी। औरत को इतना दर्द हुआ कि उसने तुरंत आंखें घुमाईं और बेहोश हो गई। उसकी कटी हुई कलाई से बहता ताज़ा खून देखकर लू हुई ने फटे कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसे उसके चारों ओर लपेट दिया। वह उस औरत के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा था, बल्कि यह कि अगर वह मर गई इससे चारण को परेशानी होगी। औरत बेहोश हो गई थी और बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वह आदमी डरे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके शरीर कांप रहे थे। चरण ने उन पर नजर डाली और उन चंद लोगों को लगा जैसे उनकी सांसें थमने वाली हैं। इन्हें ले जाओ, चरण ने आदेश दिया और फिर छोटी के रान को गोद में लिए वह आंगन से बाहर चला गया। उसकी बेटी लगभग 2 घंटे से लापता थी, कौन जाने उस दौरान क्या हुआ होगा। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता था ताकि उसकी सेहत की पूरी जांच हो सके। जहां तक इन लोगों की बात है, वह उन्हें बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ेगा।